अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एशियन मेल कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। वन ऑन वन में आज गुफ्तगू करेंगे जम्मू कश्मीर के सियासी सूरत हाल, DDC इंतखाबात, पंचायती और बल्दियाती इदारों के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये सिलसिला जारी है और आगे भी जारी रखेंगे। और इस सिलसिले में आज अपने स्टूडियो में हमने दावत दी है PDP के सीनियर रहनुमा रूप भट्ट को। इनसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन गुफ्तगू से कबल एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। द होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। अगर आप अपने घरों की खूबसूरती और कमरों की सजावट चाहते हैं तो तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, मेन रोड, राजबाग, मुतसिल रेडियो कॉलोनी, श्रीनगर। यहाँ आपके लिए लेमिनेटेड वुडन फ्लोर, ऑस्ट्रेलियन वुडन फ्लोर, पैनलिंग, PVC पैनलिंग, इंपोर्टेड वॉलपेपर, वर्टिकल और वेंटिलेशन, विंडोज, प्लाई बोर्ड और भी बहुत कुछ रियायती दामों पर दस्तयाब है। तशरीफ लाइए होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। मजीद तफसीलात के लिए 7780966461 और 9622619585 पर रब्ता कायम करें। होम इंटीरियर्स, राजबाग, श्रीनगर। वेलकम बैक रूप साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ना दफ़ा 370 35A और ना ही रियासती दर्जा DDC इंतखाबात हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी कोशिश रहेगी कि कहीं भी हम इनके लिए कोई स्पेस यहाँ ना छोड़े, क्योंकि इनके फिर दावे बड़े होते हैं, प्रोपेगेंडाज बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर इनके लिए हम यहाँ थोड़ी सी भी स्पेस रखते, कल को ये कोई ना कहता कि यहाँ लोगों ने बाइकआउट किया, लोग ये इस चीज़ का प्रोपेगेंडा करते कि हम जी इलेक्शन जीत के आए हैं। और हमारा जो आज गुफ्कार अलायंस का जो हम सब एक हो गए हैं, एक पेज पे आए हैं, न सिर्फ DDC इलेक्शन तो हाल ही में इन्होंने जो स्टार्ट किया, लोगों ने आपने देखा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अगर ये क्रेडिट जाता है, ये गुफ्कार अलायंस को जाता है कि गुफ्कार अलायंस ने लोगों को रिक्वेस्ट की कि लोग बाहर आए। और ये सबसे बड़ी हार BJP और RSS को है कि जो आपने देखा, इसके बावजूद कि हमारे लोगों को कोई जो है घरों से बाहर नहीं निकलने दिया, लोगों को जेलों में डाला गया, कोई कैंपेन की इजाज़त नहीं थी। एक दूसरे बहाने से किसी को NIA ने लिया, किसी को जेलों में डालते हैं ये लोग। यहाँ तो पिछले 5 अगस्त से जमहूरियत का जनाजा निकला है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन हो रही है। इनका जो एजेंडा है आपने देखा होगा, ये यहाँ डेमोग्राफी को चेंज करना चाहते हैं। ये यहाँ के लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती की बुनियाद पे जो है हुक्मरानी करना चाहते हैं, वो ये कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ हमारी पुलिस ने कितना काम किया। आपकी पॉलिटिकल ये सोच जो है ये अब क्यों तब्दील हो रही है? क्योंकि आप 1.5 साल पहले इसी BJP के साथ इक़्तिदार में थे, अब ये क्यों तब्दील हो रहा है? ये तब्दील नहीं हो रही है। हमारा जो पार्टी का विजन और सोच थी वो तब भी वही थी और आज भी वही है। हमने जब अलायंस किया उसमें बाज़ाब्ता एक जो है एक डॉक्यूमेंट बना, एजेंडा ऑफ अलायंस। उसमें बाज़ाब्ता ये सारी चीज़ें जो हमारे एजेंडा में थी, चाहे वो जितने भी स्टेक होल्डर्स है कश्मीर मसले के, उनसे बात करना, हुर्रियत से बात करना, आर पार जो है तिजारत होनी चाहिए, रास्ते खुलने चाहिए। और आपने देखा कि हमने कैसे इनको नकेल कसी थी। जब तक हम अलायंस में थे तब तक ये यहाँ कुछ भी नहीं कर सके। और हमारा विजन साफ था कि हमारी सोच जो लीडरशिप की थी कि मोदी जी को जो मैंडेट मिला था कि इस मुल्क से जो है गुर्बत दूर हो जाए, यहाँ जो है विकास हो, आपने देखा वो सारा कुछ नहीं हुआ। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न सिर्फ इस मुल्क में जो है पीस प्रॉस्पेरिटी आएगी, बल्कि इस खित्ते में पीस और प्रॉस्पेरिटी आएगी, यही एक सोच थी मुफ्ती साहब की कि जो वाजपेयी जी ने किया था कि इस खित्ते में तब तक ये मुमकिन नहीं है कि जब तक तरक्की नहीं हो सकती है जब तक यहां अमन न हो। अमन तब हो सकता है जब आप सारे नेबर्स से बात करें, जब आप जो कोर इश्यूज है उनको एड्रेस करें। और हमारी उम्मीद थी कि ऐसा हो। ये बदकिस्मती है इस कौम की, इस मुल्क की, कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और इन्होंने क्या किया, विकास की बात छोड़े, आप देखिए यहाँ की इकोनॉमी का क्या हाल है।
آپ یہاں کی GDP کا حال دیکھیے, آپ یہاں کی جو انڈسٹریز ہیں اس کا حال دیکھیے. 80 لاکھ سے 90 لاکھ سے زیادہ یہاں جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. تو سینٹرک پالیٹکس یہاں کیا ہے؟ یہاں سینٹرک پالیٹکس ہمارے ملک میں یہ ہے کشمیر. یہاں کوئی مرتا ہے اس پہ بی جے پی والے بہار میں ووٹ لیتے ہیں. ان کو جو ہے کہیں پر بھی الیکشن مدعا کشمیر ہوتا ہے. مجھے بتائیں کب تک یہ چلے گا؟ کب تک زور زبردستی بنیاد پہ ہم لوگوں پہ آپ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں جو لوگ اس جھنڈے کو تھامے ہوئے تھے, جو یہاں ڈیموکریسی کو چلا رہے تھے, اس ملک کے قانون اور آئین کو چلا رہے تھے, جنہوں نے قربانیاں دی, ان کو آج آپ ارریلیونٹ کر رہے ہیں. ان کو آج آپ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کر رہے ہیں, ان کو جیلوں میں بھر رہے ہیں آپ, ان کو آپ اینٹی نیشنل بول رہے ہو. کل تک وہ نیشنلسٹ تھے. کل تک یہاں آپ نے دیکھا ہوگا 12,500 پولیٹیکل ورکرز مرے ہیں اس ملک کے لیے. مجھے بتائیں کون سی پارٹی ایسی ہے ہندوستان میں؟ بی جے پی ہے, RSS ہے, جس نے اتنی قربانیاں دی ہے اس ملک کے لیے, جتنا جموں کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز نے دیا, جتنا یہاں کے پولیٹیکل ورکر نے دیا اس ملک کے لیے. اور آج اسی پولیٹیکل ورکر کو آپ اینٹی نیشنل بول رہے ہو, پاکستانی بول رہے ہو. اور یہ بھی الزام لگ رہا ہے کہ یہ دو خاندانوں نے جو ہے جموں کشمیر کو یرغمال بنا کے رکھا تھا. اس کو کس طرح؟ دیکھیے, کل تک یہی خاندان جن کو آپ اپنا چشم چراغ مانتے تھے, پھر کیا ضرورت تھی 96 میں فاروق عبداللہ کو باہر سے لانے کی؟ پھر کیا ضرورت تھی مفتی صاحب کو لانے کی اس کو کہ یہاں یہ مسئلہ حل کرو؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہوئے, اس کے بعد جب مفتی صاحب کا دور آیا, آپ نے دیکھا یہاں حالات کتنے ٹھیک ہو گئے. اور اب ہمارے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حالات کتنے ٹھیک ہو گئے. یہاں وکاس کتنا ہوا, یہاں جو ہے کانفیڈنس کتنی زیادہ بڑی یہاں کے لوگوں میں. یہاں کے لوگ جو دور ہوئے تھے وہ کتنا زیادہ ملک کے قریب آئے. مگر آج آپ دیکھو جس طرح آج ملک میں پولرائزیشن ہو رہی ہے, جب سے بی جے پی آئی ہے تب سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی وکاس نہیں ہو رہا ہے ملک میں. یہاں ایک ہی چیز ہو رہی ہے ملک میں, یہاں مسلمان اور ہندو کے نام پہ لوگ بٹ رہے ہیں. یہ جس لائن پہ چل رہے ہیں, یہ پارٹی کا ایجنڈا جو ہے RSS کا ایجنڈا امپلیمنٹ ملک میں کرانا چاہتے ہیں. ملک کو انہوں نے سائیڈ میں رکھا ہے. آپ دیکھیے ملک میں حالات کتنے خراب ہے, غربت کتنی زیادہ آئی ہے. آپ دیکھیے GDP کا حال کیا ہے, آپ دیکھیے اکانومی کا حال کیا ہے, آپ دیکھیے کس طرح یہاں بچوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے, آپ دیکھیے یہاں کے لیڈرشپ کو کیسے بند کیا جا رہا ہے. تو کون سے حالات ٹھیک ہے؟ یہاں کون سا وکاس؟ یہاں پر 9 سے 10 لاکھ ہمارے فوجی ہے. آپ مجھے بتائیں اگر یہاں حالات ٹھیک ہے انہیں تو بارڈر پہ ہونا چاہیے تھا. آپ مجھے بتائیں یہاں آپ کا نیشنل ہائی وے ہے, جب بھی یہاں ہمارے سیکورٹی فورسز موومنٹ کرتے ہیں ہزاروں فوجیوں کو سڑک پہ رکھنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے یہاں کے لوگوں کو کس طرح سائیڈ میں رکھ کر گھنٹوں بھر انتظار کرنا پڑتا ہے. یہاں تو پیشنٹس کو روکا جا رہا ہے, یہاں تو ملازموں کو, بچوں کو گھنٹے 3-3 4-4 گھنٹے روکنا پڑتا ہے. آپ دیکھیے یہاں 15 اگست کو یہاں ان کو کرفیو لگانا پڑتا ہے اور یہ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے ان کی وجہ سے چائنا بیٹھی ہے لداخ میں, ان کی وجہ سے بارڈروں میں حال دیکھیے کیا حال. یہ آئسولیشن میں نکلنے پڑے تھے کہ ہم پاکستان کو آئسولیشن میں ڈالیں گے, یا ہم تو خود آئسولیشن میں چلے گئے. آپ دیکھیے جو ملک ہماری کالونیز تھی, ہمارے دوست تھے, چاہے وہ نیپال ہے, چاہے وہ بھوٹان ہے, بنگلہ دیش ہے, آج وہ سارے ہمارے خلاف ہو گئے, ہمارے دشمن بن گئے. کون سی پالیسی؟ آپ مجھے بتائیں یہ تو بہت ہمیں مار رہے ہیں, ہمارے پہ یہ بہت زیادہ روب جما رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کا حال دیکھو لداخ میں کیا ہے. تیسری فریق میں سامنے آیا ہے چائنا. آپ مجھے بتائیں 3 بار UN میں یہ مسئلہ اس سال اٹھا. یہ آپ دیکھیں اس سال جو ہے یورپین یونین میں مسئلہ اٹھا. دنیا میں بارڈرز ارریلیونٹ ہو رہے ہیں, دنیا میں اکانومی کا دور ہے. یہ ابھی بھی ہندو مسلمان کی سیاست کر رہے ہیں. 370 کے بعد آپ علیحدگی پسندوں کی راستہ اختیار کر رہے ہیں. بالکل یہ غلط ہے. ہم وہ چیز مانگ رہے ہیں جو ہمارے اس ملک کے قانون اور آئین نے ہمیں دیا تھا. 70 سال سے جو یہاں چل رہا تھا, کیا وہ غیر آئینی تھا؟ کیا وہ غیر جمہوری تھا؟ کیا وہ اینٹی نیشنل سارا کچھ تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو ہے ایک پرسپشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں ملک میں, جس کا جواب ان کو انشاءاللہ اس
इलेक्शन में मिलेगा कि जिस तरह लोगों ने इनको नकारा है, लोग निकले हैं गुफ्कार अलायंस की आवाज पे, हम सब एक हैं। क्या ये भी एक वजह है कि गुफ्कार अलायंस इस वजह से बनी क्योंकि जिस तरह पूरे मुल्क में बीजेपी अपने नेटवर्क बढ़ा रही है, बिहार का इलेक्शन में वो जीत कर उभर कर आ रही है, वो दूसरे स्टेट्स में भी वो जीत कर सामने आ रही है, क्या वजह है ये अलायंस बना इस वजह से? देखिए, अलायंस इस खत्ता जो है हमारा, इस स्टेट के तशक्कुस के लिए जिसको ये तार तार करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जनरेशन का जो फ्यूचर है उसको सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए, अपने तशक्कुस को बचाने के लिए, कश्मीरियत को बचाने के लिए, डोगरात को बचाने के लिए, लद्दाखियों की जो अपनी उनकी शनाख्त है उसे बचाने के लिए गुफ्कार अलायंस एक हो गई है। हम मुल्क के कानून और आईन के दायरे में जो भी मांग रहे हैं वो कोई एंटी नेशनल बात नहीं है। हम 370 की बहाली मांग रहे हैं, हम 35A की बहाली मांग रहे हैं, हम एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विद डिग्निटी एंड ऑनर मांग रहे हैं। हम चाहते हैं मसले कश्मीर वंस फॉर ऑल हल हो। हम रोज रोज मर रहे हैं, हमारे लोग, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम हर दिन खून इस जमीन पे पड़ रही है, बॉर्डर्स पे हमारे लोग मर रहे हैं, यहां हमारे लोग मर रहे हैं, पार हमारे लोग मर रहे हैं। कितने देर तक, कितने अरसे में हम और कितना हम चाहते हैं कि हाँ कश्मीर का खून गिरे। एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद ये हिंदुस्तान भी मान रहा है ये एक बायलैटरल मसला है, पाकिस्तान भी मान रहा है ये एक बायलैटरल मसला है। हम चाहते हैं इस पे पेशरफ्त हो, इस पे बातचीत हो, इस न सिर्फ इस मुल्क में बल्कि इस खत्ते में अमन आए। हम अमन के दाई हैं, हम एंटी नेशनल नहीं हैं। हम किसी भी जो वायलेंस है उसको, उसके खिलाफ है, उसकी कंडेमनेशन करते हैं। हम चाहते हैं कि पीस विद डिग्निटी, ऑनर। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है कानून और आईन के दायरे में वो हमें मिले, तब यहां मुमकिन है, यहां पीस आ सकता है, ये मुल्क आगे जा सकता है। वक्त की कैद है, लेकिन एक सवाल मैं क्विकली आपका रेस्पॉन्स चाहूँगा। एक एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आपके पार्टी के बहुत सारे लीडर निकल गए, उसकी क्या बुनियादी वजह है? उन्होंने एक सेकंड पार्ट डीडीसी इंतखाबात में जीत दर्ज करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने जो है अपना फैसला दिया है, इंशाअल्लाह ताला आप सिर्फ इंतजार करें कुछ दिनों का। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा आपको, ये उस बात का जवाब है कि जब इनको लगा कि सीसी पिलाई हुई दीवार की तरह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खड़ा है, वो लोगों की तर्जुमानी कर रही है, एहसासात की, जज्बात की तर्जुमानी मैडम महबूबा मुफ्ती कर रही है, वही वजह है न सिर्फ हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई बल्कि हमारे लीडरों को जोर जबरदस्ती उनको पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया। आपने देखा कितनी अजियतें हमारे लीडरशिप को दी। हम सलाम पेश करते हैं अपनी लीडरशिप को, बिलखसूस महबूबा मुफ्ती को, जो सीसी पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रही, वो दाइम हक पे रही, और वो हक पे कायम है। हम हक पे कायम है, अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, दोबारा आपको दावत देंगे आज के प्रोग्राम तक। ये जो है यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ। गुफ्तगू का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब